जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ना हम अपना जो सीक्वेंस चैप्टर है ना उसका पैटर्न समझते हैं, किस तरह से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास टॉपिक क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस होती है। ठीक है, वो सीक्वेंस हमारे पास दो तीन तरह की होती है। या तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, या हमारे पास वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं उसको प्रूव करने की, हमें प्रूव करना है एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं उसकी जो डेफिनेशन होती है। ठीक है, अगर हमारे पास जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन, जैसे हमारे पास ए एन माइनस एल का जो मॉडुलस है वो हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। ठीक है, ये होता है। अगर हमें डाइवर्जेंट प्रूव करना तो हमें उसकी जो nth टर्म है वो के से भी बड़ी बतानी होती है, और हम के बहुत बड़ी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर अगर हमारे पास डेफिनेशन से नहीं होता है, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस इस तरह से आती है कि हम उसमें एन को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, या फिर कुछ भी ऐसा होता है जब जब हमारे पास जो सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, मतलब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की डेफिनेशन होती है ना, उसका हम यूज़ नहीं कर पाते, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सैंडविच थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी तब जब हम उस सीक्वेंस से उसकी कोई अपर सीक्वेंस और उस सीक्वेंस की कोई लोअर सीक्वेंस बना सके तो। ठीक है, क्योंकि अगर उसकी लोअर सीक्वेंस और अपर सीक्वेंस किसी एक फिक्स्ड वैल्यू को कन्वर्ज कर रही है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो जो बीच की सीक्वेंस होगी वो भी उसी वैल्यू पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो वो होती है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार हम उस सीक्वेंस की अपर सीक्वेंस और लोअर सीक्वेंस उससे जनरेट कर सकें, समझ रहे हो। ठीक है, तो अगर उससे भी नहीं हुआ, फिर हमारे पास देखना होता है कि अगर हमें लिमिट बोला है ज़ीरो या इन्फिनिटी के लिए, फिर हम क्या करते हैं, वो जो दो स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी उसका यूज़ करते हैं। तो अगर हमें बताना है कि कोई सीक्वेंस ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन। अगर हमारे पास एल है तो मॉडुलस ऑफ एल जो होगा वो हमारे पास एक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तब वो सीक्वेंस हमारे पास ज़ीरो को कन्वर्ज करेगी। उसी तरह से अगर हमारे पास इन्फिनिटी को डाइवर्ज कराना है, फिर हम क्या बोलेंगे, वो जो एल है ना हमारे पास वो वन से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास। अगर बात मान लो वो सीक्वेंस उससे भी ना हुई, फिर हमारे पास कंसेप्ट आता है मोनोटॉनिक सीक्वेंस का। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे ना, जब हमारे पास इतने सारे मेथड अगर हमारे पास ये माइंड में ही फेल हो गए, फिर हमारे पास मोनोटॉनिक सीक्वेंस आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप मेथड को पढ़ रहे हैं कि जब ये लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर अगला वाला, नहीं लगेगा तो फिर अगला वाला, उस तरह से अगला अगला करके हमारे पास क्या पहुंच गया, हम मोनोटॉनिक सीक्वेंस पे। ठीक है, तो जब हमारे पास डेफिनेशन नहीं लगी, सैंडविच थ्योरम नहीं लगी, वो जो दो स्टेटमेंट नहीं लगी, फिर हमारे पास मोनोटॉनिक सीक्वेंस आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस को देखते हैं, हमारे पास जो सीक्वेंस दे रखी है वो है कैसी। ठीक है, जब हम उसमें वैल्यूज़ को डाल रहे हैं तो उसमें हो क्या रहा है, समझ रहे हो बात को। जैसे हमारे पास मोनोटॉनिक सीक्वेंस होती है, तो मोनोटॉनिक सीक्वेंस होती क्या है, ऐसी सीक्वेंस जो या तो मोनोटॉनिकली इंक्रीज हो या तो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग हो। दोबारा सुन लो, मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होती है, अ सीक्वेंस विच इज़ मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज़ कॉल्ड मोनोटॉनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो एक मोनोटॉनिक सीक्वेंस उसको बोलते हैं जो या तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग हो या तो मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, देखो अगर हमारे पास जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इस सीक्वेंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि ये एन हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म क्या है, एन है। ठीक है, जब हम यहाँ पे वन रखेंगे तो वन मिलेगा, इस तरह से ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ना, इसकी जो हर एक अगली वाली टर्म है ना वो पिछली वाली टर्म से बड़ी है। 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, तो ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। समझ रहे हो, वैसे तो इसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, पर अभी जस्ट समझने के लिए ये क्या है, हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब इसकी हर एक अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अगर हमारे पास उसकी जो अगली वाली टर्म है वो पिछली वाली टर्म से बड़ी है या इक्वल है। ठीक है, या इक्वल है, इसमें दोनों बातें होती है। अगले वाली टर्म अगर हमारे पास पिछली वाली टर्म से बड़ी है या इक्वल है तो उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हम समझ गए कि अगर अगले वाली टर्म पिछले वाली टर्म से बड़ी है या इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, और अगर हम ऐसा बोले कि जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें हमारे पास हर अगले वाली टर्म पिछले वाली टर्म से बड़ी ही है, इक्वल कभी नहीं आएगी ना, तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगता है, और जब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात, तो उसमें हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं लगता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास अगले वाली टर्म पिछले वाली टर्म से बड़ी है
इक्वल भी नहीं, सिर्फ बड़ी है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। समझ में आई बात। उसी तरह से अगर हमारे पास क्या है कि अगले वाली टर्म पिछले वाली टर्म से छोटी, जैसे बात मान लो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह की टर्म्स है, तो ये वाली टर्म पिछले वाली टर्म से छोटी है, ये वाली टर्म इससे छोटी है, ये वाली टर्म इससे छोटी है, तो इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एग्जांपल है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का। ठीक है, इसमें भी वही होता है, अगर हमारे पास अगले वाली टर्म पिछले वाली टर्म से छोटी है या इक्वल है, उसको बोलेंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और अगले वाली टर्म पिछले वाली टर्म से हमेशा छोटी ही है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हमारे पास क्या हुआ कि हमने जब डेफिनेशन से किया उससे भी नहीं हुआ, ठीक है, फिर हमने सैंडविच थ्योरम से किया उससे भी नहीं हुआ, स्टेटमेंट से किए उससे भी नहीं हुआ, फिर हम सीक्वेंस के पैटर्न को देखने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब हम उसमें 1 रखा तब क्या आया, 2 रखा तब क्या आया, 1 रखेगा तो ये आएगा, 2 रखेगा ये आएगा, 3 रखेंगे ये आएगा, तो मतलब हमने समझा कि ये है कैसा, इसकी अगले वाली टर्म पिछले वाली टर्म से है कैसी, बड़ी है, छोटी है, क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दे दी होगी, इन तीनों से नहीं हुआ होगा, तब आपको जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात आएगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा इसकी अगले वाली टर्म पिछले वाली टर्म से क्या है, बड़ी है, छोटी है, कैसा है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, वही हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट किस तरह से यूज़ होता है इसमें वो देखते हैं। तो इसमें हमारे पास बिहेवियर होता है मोनोटोनिक सीक्वेंस का, कि अगर ये बिहेवियर हमारे पास दिखता है तो इससे हम एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्रूफ करा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास अगर कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, वो जो पीछे वाले 3 थे वो अगर उससे भी नहीं हो रहा, तो आप सीक्वेंस को देख के किस तरह से बताओगे। अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसको आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या कर सकते हो, वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिहेवियर ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ अगर वो बाउंडेड अबव है। ध्यान से सुनो क्या बोला, अगर एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है मतलब उसकी हर एक अगली टर्म पिछले वाली टर्म से बड़ी है, तो वो कन्वर्जेंट तभी होगी इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड अबव। समझ रहे हो, जैसे बात मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की सीक्वेंस है, तो इसकी हर अगली वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, या फिर इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, दोनों बातें हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी, जब हमारे पास ये बाउंडेड अबव होगी। ये वाली सीक्वेंस तो नहीं है, बट हाँ अगर कोई सीक्वेंस इन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और वो बाउंडेड अबव भी है, तो हम उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, क्यों बोलेंगे, जैसे बात मान लो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, मतलब वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगी, मतलब उसका कोई लोअर बाउंड होगा। ठीक है, अपर बाउंड है कि नहीं है उससे हमें अभी मतलब नहीं है, मतलब इतना पता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में एक लोअर बाउंड होगा। ठीक है, पर अगर किसी तरह से उसका अपर बाउंड भी आ जाता है, वो बाउंडेड अबव भी हो जाती है, वो क्या हो जाएगी, टोटली बाउंडेड हो जाएगी। और अगर अपर बाउंड आ रहा है तो वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी उस तरह से। समझ रहे हो, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड भी होती है, तो यहाँ पे सारी कंडीशन उसने ऑक्यूपाई कर ली। तो हम बिहेवियर देख रहे हैं एक सीक्वेंस का, जब उसमें वैल्यूज़ डाली गई तो ये पता लगा कि वो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट तभी हो सकती है जब हमारे पास वो बाउंडेड अबव हो। अदरवाइज़ अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी टुवर्ड्स इन्फिनिटी को। समझ रहे हो, तो अगर आपको ये बताना है कि एक सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, तो हम क्या कर सकते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस को देख सकते हैं। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर बाउंडेड नहीं है तो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है। उसी तरह से हमारे पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाली सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव है। ठीक है, और बाउंडेड बिलो है, वो है कि नहीं है वो तो हमें नहीं पता, पर अगर ये बाउंडेड बिलो होती है तो हमारे पास ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। समझ रहे हो, जैसे ये वाली सीक्वेंस तो बाउंडेड होती है ना 0 के लिए, तो हम बोलेंगे इसका लोअर बाउंड क्या है 0, अपर बाउंड क्या है 1, तो ये क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक सीक्वेंस का बिहेवियर देखा। अगर एक सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो भी है तो वो हमेशा ही क्या होगी, कन्वर्जेंट, हाँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अगर वो बाउंडेड बिलो नहीं है तो वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, ये जस्ट एक नंबर लाइन की तरह है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे,
वैसे समझ लो, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग होगी तो इधर को, डिक्रीजिंग होगी तो इधर को, ठीक है। एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है, नहीं है तो प्लस इन्फिनिटी को जाएगी, ठीक है। अगर एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी को जाएगी। समझ रहे हो? तो हम एक सीक्वेंस को किस तरह से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बता सकते हैं, उसका बिहेवियर देख के। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम मोनोटोनिक सीक्वेंस का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या बोला है, इज़ दिस सीक्वेंस, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है वेयर इसकी जो nth टर्म है वो हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये सीक्वेंस हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हमें पता करना है। जैसे बात मान लो हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। कैसे पता लगा? इसकी अगले वाली टर्म पिछले वाली टर्म से बड़ी है। कैसे पता लगा? कि अगर हम दो में से एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हम छोटी वैल्यू, जैसे बात मान लो अगर यहाँ पे होता, अगर यहाँ होता 2, यहाँ होता 1, ठीक है, तो ये अगले वाली टर्म छोटी है। कैसे पता लगा? अगर 1 माइनस 2 करते तो एक नेगेटिव वैल्यू आती। समझ रहे हो? तो अगर हमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो आगे वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग शो करना है तो आगे वाली वैल्यू से पिछले वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो एक नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो हमें बताना है। तो देखो ये हमारे पास जो भी एक टर्म है इसमें हमने SN+1 किया, मतलब इसकी एक अगली टर्म देखी। अगली टर्म में हमारे पास कहाँ क्या होगी, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह क्या रखा, n+1, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो अगर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मतलब ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। तो इससे इसको माइनस कर दो, जैसे आपको करना है एलसीएम लेके, ठीक है, जैसे भी आपको करना है। तो हमने इसको माइनस किया, हमने क्या देखा यहाँ पे क्या आई, हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आई, ठीक है, माइनस ये एक नेगेटिव वैल्यू है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस एक नेगेटिव वैल्यू, मतलब आगे वाली वैल्यू क्या है, छोटी है पिछले वाली वैल्यू से। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है।